हे व्हाट्सअप एवरीबॉडी, वेलकम बैक दी वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि ये जो वीडियो है वो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की एक डिसीज़ से रिलेटेड है और ये जो डिसीज़ है इसका नाम है पेरिकार्डिटिस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एवरीवन, इस डिसीज़ को पढ़ने से पहले हमें हार्ट की थोड़ी सी बेसिक एनाटॉमी पता होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो बेसिकली इसमें हम हार्ट की वॉल के बारे में या हार्ट की लेयर के बारे में डिस्कस करेंगे। सो जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है उसको हम पेरिकार्डियम बोलते हैं, जो मिडल की लेयर है उसको मायोकार्डियम बोलते हैं और जो सबसे इनर मोस्ट लेयर है उसको हम एंडोकार्डियम लेयर बोलते हैं। तो जो पेरिकार्डियम लेयर है वो टू टाइप्स की होती है हमारी, पैराइटल एंड विसरल। जो बाहर वाली लेयर है उसको हम पैराइटल लेयर बोलते हैं और जो अंदर वाली लेयर है उसको हम विसरल लेयर बोलते हैं। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड द मेन टॉपिक विच इज पेरिकार्डिटिस। सो पेरिकार्डिटिस एक इन्फ्लामेशन है पेरिकार्डियम लेयर का, और पेरिकार्डियम क्या है, एक मेम्ब्रेनस सैक है जो कि हार्ट को एनवलप करके रख रही है। एनवलप यानी कि कवर करके रख रही है। तो ये जो पेरिकार्डिटिस है इसको अलग अलग तरीके से क्लासिफाई किया गया है। सो नंबर 1 इज अडहेसिव। अडहेसिव यानी कि कंस्ट्रक्टिव, या ऐसा आप कह सकते हैं अडहेसिव यानी कि जिसमें अडहेशन की पावर हो, यानी कि दो चीज़ों को जोड़ने की एबिलिटी हो। और इसको हम अडहेसिव इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इस वाली कंडीशन में क्या होता है, जो पेरिकार्डियम की लेयर है वो एक दूसरे से अटैच हो जाती हैं, जिसकी वजह से जो हार्ट के वेंट्रिकल हैं वो फिल नहीं हो पाते। सो इसका जो अनदर क्लासिफिकेशन है वो एक्यूमुलेशन पर बेस्ड है, और जो एक्यूमुलेशन कहाँ हो रहा है, पेरिकार्डियल सैक में हो रहा है। सो नंबर 1, अगर सीरम भर जाए पेरिकार्डियल सैक में तो उसको सीरस पेरिकार्डिटिस बोलते हैं। इन केस पेरिकार्डियल सैक में पस भर जाए तो उसको प्रूलेंट पेरिकार्डिटिस बोलते हैं। अगर कैल्शियम का डिपोजिशन हो जाए तो उसे कैल्सिफिक पेरिकार्डिटिस बोलते हैं। अगर प्रोटीन क्लॉट हो जाए तो उसको फाइब्रिनस पेरिकार्डिटिस बोलते हैं। अगर वहाँ पर ब्लड का एक्यूमुलेशन हो तो उसको सैंग्विनियस का पेरिकार्डिटिस बोलते हैं। और अगर वहाँ पर कैंसर की कंडीशन आ जाए तो उसको मैलिग्नेंट पेरिकार्डिटिस बोलते हैं। सो अब बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की। सो डेफिनेशन बहुत ज़्यादा सिंपल है कि एक एक्यूट या क्रोनिक इन्फ्लामेशन हो जाना हार्ट की पेरिकार्डियम लेयर में, उसको ही हम पेरिकार्डिटिस बोलते हैं। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके टाइप्स की। तो बेसिकली इसके 3 टाइप्स है, एक्यूट पेरिकार्डिटिस, रिकरेंट पेरिकार्डिटिस एंड क्रोनिक कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डिटिस। सो अब इसको समझ भी लेते हैं। सो एक्यूट पेरिकार्डिटिस क्या होता है, एक स्मॉल ड्यूरेशन के लिए इन्फ्लामेशन हो जाता है पेरिकार्डियम लेयर में जो कि 3 से 4 वीक तक का होता है। वो सडनली डेवलप होता है और उसको हम ईजिली क्योर भी कर सकते हैं। इसमें हमें फ्यूचर एपिसोड भी देखने के लिए मिलेंगे पेरिकार्डिटिस के। नंबर 2 इज रिकरेंट पेरिकार्डिटिस। रिकरेंट पेरिकार्डिटिस यानी कि जो पेरिकार्डिटिस है उसका दोबारा से अकर हो जाना, और ये 4 to 6 वीक के लिए होता है और इसमें सिम्टम्स शो नहीं होते हैं बिल्कुल भी, इसलिए इसको हम एसिम्टमेटिक बोलते हैं। नंबर 3 इज क्रोनिक कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डिटिस। ये वाली जो कंडीशन है वो 3 मंथ से लॉन्गर टाइम के लिए रहती है। इसमें जो पेरिकार्डियम लेयर है उसमें स्कारिंग हो जाती है। स्कारिंग की वजह से जो पेरिकार्डियम लेयर है वो थिक हो जाती है। अब वो लेयर थिक हो गई तो उसके बाद जो हार्ट है वो कंप्रेस हो जाता है, जो पेरिकार्डियम लेयर है वो हार्ड हो जाती है। उसकी वजह से हार्ट की इलास्टिसिटी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। अब हार्ट की इलास्टिसिटी ख़त्म हो जाएगी तो हार्ट जो है नॉर्मली फिल नहीं हो पाएगा डायस्टोल की कंडीशन में, यानी कि रिलैक्सेशन की कंडीशन में जो हार्ट है वो पूरी तरीके से फिल नहीं होगा। क्यों फिल नहीं होगा? क्योंकि जो पेरिकार्डियम लेयर है वो हार्ड हो चुकी है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द रिस्क फैक्टर ऑफ द पेरिकार्डिटिस, यानी कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर है जिसकी वजह से किसी भी पर्सन को पेरिकार्डिटिस डेवलप हो सकता है। सो नंबर 1 इज प्राइमरी इलनेस, यानी कि अगर आपको पहले से ही कोई इलनेस है तो उसकी वजह से आपकी हार्ट की लेयर्स अफेक्ट होंगी, उसमें इन्फ्लामेशन होगा और वो पेरिकार्डिटिस डेवलप करेंगी। नंबर 2 इज सर्जिकल प्रोसीजर, यानी कि किसी भी एक पर्सन की सर्जरी हुई है हार्ट से रिलेटेड, और जब उसकी सर्जरी हुई है उसकी सर्जरी के टाइम पर कोई भी एसेप्टिक टेक्निक का यूज़ ना किया गया हो, यूनिवर्सल प्रिकॉशन यूज़ ना किए गए हो और कंटामिनेटेड इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया हो, तो वहाँ पर क्या हो सकता है, इन्फेक्शन अटैक कर सकता है और वहाँ पर फिर इन्फ्लामेशन डेवलप होगा और वो इन्फ्लामेशन की वजह से पेरिकार्डिटिस होगा। नंबर 3 इज आफ्टर 10 days to 2 months ऑफ एम आई यानी कि मायोकार्डियल इन्फाक्शन, यानी कि जब आपको मायोकार्डियल इन्फाक्शन हो गया हो उसके 10 से 2 महीने के बीच में भी आपको पेरिकार्डिटिस डेवलप हो सकता है। नंबर 4 इज़ फैमिली हिस्ट्री। इट मीन्स दैट अगर आपके
पेरेंट्स को या ग्रैंड पेरेंट्स को ये वाली डिसीज़ कंडीशन है तो आपको भी होने के बहुत ज़्यादा चांसेस इसमें होते हैं। एंड द सेकंड लास्ट वन इज सिस्टमिक ऑटो इम्यून डिसीज़। इस वाली कंडीशन में आपकी जो बॉडी है उसका इम्यून सिस्टम आपकी ही बॉडी की सेल्स को डैमेज करेगा और उसके बाद इन्फ्लामेशन डेवलप करेगा। एंड द लास्ट वन इज हीमोडायलाइसिस। सो ड्यूरिंग अ डायलाइसिस हम क्या करते हैं, ब्लड को प्योरीफाई करते हैं, तो उसमें हम निडल को इंसर्ट करते हैं एक आर्टरी में और एक वेन में। सो ड्यूरिंग दिस इंजर्शन यहाँ पर इन्फेक्शन हो सकता है और वो लास्टली पेरिकार्डाइटिस डेवलप कर सकता है। नाउ मूव फॉरवर्ड टू द ईटियोलॉजी ऑफ दिस डिसीज। ईटियोलॉजी मीन्स द कॉजेज वाई विच द डिसीज इज ओरिजिनेट। नंबर वन इज इन्फेक्शन। बहुत सारे इन्फेक्शन होते हैं सच एज इन्फ्लुएंजा वायरस या स्ट्रेप्टोकोकस, मेनिंजोकोकस, फंगल इन्फेक्शंस या पैरासाइट इन्फेक्शन। इन सारी चीज़ों की वजह से हमें पेरिकार्डाइटिस होता है। नंबर सेकंड इज चेस्ट ट्रॉमा। चेस्ट ट्रॉमा मीन्स चेस्ट में इंजरी हो जाना, फॉर एग्जांपल स्टर्नम बोन का टूट जाना या रिब केज का टूट जाना, उसमें फ्रैक्चर आ जाना, तो इसकी वजह से भी पेरिकार्डाइटिस डेवलप होता है। नंबर थर्ड इज हार्ट सर्जरी। सो इसके बारे में हम रिस्क फैक्टर में पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे किसी सर्जिकल प्रोसीजर की वजह से आपको पेरिकार्डाइटिस डेवलप होता है। नाउ द नेक्स्ट वन इज ड्रग इंड्यूस्ड। सो इसका एक एग्जांपल भी है फिनाइटोइन। जो फिनाइटोइन ड्रग है वो एंटी एपिलेप्टिक ड्रग है, उसी के साथ साथ वो एंटी कन्वल्जेंट ड्रग भी है। सो इसके साइड इफेक्ट की वजह से पेरिकार्डाइटिस होता है। द नेक्स्ट वन इज़ रेडिएशन थेरेपी। सो ड्यूरिंग अ रेडिएशन थेरेपी क्या होगा, जो फिब्रिन्स एंड कोलेजन है वो हार्ट के नॉर्मल एडिपोज टिश्यू को रिप्लेस कर देंगे। यानी कि हार्ट में क्या है, नॉर्मल एडिपोज टिश्यू है, उनकी जगह पे फिब्रिन्स एंड कोलेजन आ जाएंगे। उसके बाद क्या होगा, वहाँ पर जो पेरिकार्डियम लेयर है उसके अंदर फाइब्रोसिस होने लगेगा, स्कारिंग हो जाएगी, जो पेरिकार्डियम लेयर है वो थिक हो जाएगी और लास्टली पेरिकार्डाइटिस डेवलप हो जाएगा। द सेकंड लास्ट वन इज़ हाइपर सेंसिटिविटी स्टेट। तो जब हमारी बॉडी हाइपर सेंसिटिव हो जाती है किसी चीज़ के लिए, जैसे कि कोई एंटीजन हमारी बॉडी में आया और वहाँ पर हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हुई, सो उसकी वजह से भी पेरिकार्डाइटिस डेवलप होता है। एंड द लास्ट वन इज इडियोपैथिक और नॉन स्पेसिफिक कॉज। इडियोपैथिक मीन्स जब हमें कोई भी डिसीज स्पॉन्टेनियसली हो, यानी कि एकदम से कोई भी डिसीज हो गई और उसका कॉज नहीं पता होता है हमें, सो उसको इडियोपैथिक बोलते हैं। अब इसकी पैथोफिजियोलॉजी को देखते हैं। पैथोफिजियोलॉजी यानी कि ये जो डिसीज कंडीशन है वो कैसे ओरिजिनेट हो रही है, कैसे अकर हो रही है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर, यानी कि आप किसी भी एक कॉज को ले लीजिए, फॉर एग्जांपल सर्जिकल प्रोसीजर, और वो भी किसका, हार्ट का। तो अगर हम हार्ट की सर्जरी कर रहे हैं तो वहाँ पर इन्फेक्शन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। इन्फेक्शन हो जाए तो वहाँ पर इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्सेज होंगे और उस साइड पर न्यूट्रोफिल्स और अदर केमिकल मीडिएटर्स का इन्फ्लक्स होगा। जो न्यूट्रोफिल्स है इनका इन्फ्लक्स इसलिए हो रहा है क्योंकि जो न्यूट्रोफिल्स होती है वो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होती है हमारे बॉडी की इम्यून सिस्टम की, और जब भी हमारी बॉडी में कोई भी इन्फेक्शन आता है तो सबसे पहले न्यूट्रोफिल्स एक्टिवेट होती हैं। इसके बाद जो पेरिकार्डियम लेयर है हार्ट की, उसकी परमेबिलिटी चेंज हो जाएगी और जो पेरिकार्डियम लेयर है उसमें इन्फ्लामेशन स्टार्ट हो जाएगा, जिसको हम पेरिकार्डाइटिस बोलते हैं। सो अब हम बात करते हैं इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की, यानी कि कौन कौन से साइन एंड सिम्टम्स आपको पेरिकार्डाइटिस वाले पेशेंट में देखने के लिए मिलेंगे। नंबर वन इज नॉन प्रोडक्टिव कफ। इसको हम ड्राई कफ भी बोलते हैं, यानी कि ऐसी खांसी जिसमें आपको स्पूटम ना आए। नंबर सेकंड इज रेस्पिरेटरी स्टैबिंग। इसको हम प्लूरिसी भी बोलते हैं। तो इस वाली कंडीशन में जो पेशेंट होगा जब भी तेज़ी से इनहेल करेगा या तेज़ से हंसेगा या तेज़ से खांसेगा या तेज़ से छींकेगा तो उसको बहुत ज़्यादा पेन होगा अफेक्टेड एरिया में। सो यहाँ पर अफेक्टेड एरिया कौन सा है, हार्ट है, तो यानी कि हार्ट वाली साइड पे जो पेशेंट है उसको बहुत ज़्यादा शार्प पेन होगा। नंबर थर्ड इज पेन बीनीथ द क्लेविकल, यानी कि जो क्लेविकल बोन है उसके नीचे पर भी पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेन होगा। नंबर फोर्थ इज शार्प एंड स्टैबिंग पेन इन द एंटीरियर चेस्ट, यानी कि एंटीरियर चेस्ट में भी शार्प एंड स्टैबिंग पेन होगा। स्टैबिंग का मतलब मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ अभी। नंबर फिफ्थ इज डिसरिथमिया, यानी कि जो हार्ट है पेशेंट का उसका जो रिदम है कभी कम होगा कभी ज़्यादा होगा। सो नेक्स्ट वन इज हार्ट रेट इंक्रीज टू मेंटेन कार्डियक आउटपुट। तो अभी मैंने इससे पहले वाले पॉइंट में बताया था कि जो हार्ट होता है वो रिदम में नहीं रहता है। फॉर एग्जाम्पल ब्रेडिकार्डिया की कंडीशन है तो हार्ट क्या करेगा, अपने कार्डियक आउटपुट को मेंटेन करने के लिए हार्ट रेट को इंक्रीज कर लेगा। द नेक्स्ट वन इज इंक्रीज्ड डब्ल्यूबीसी काउंट। तो किसी की बॉडी में डब्ल्यूबीसी यानी कि वाइट ब्लड सेल्स का नंबर तब बढ़ता है जब वो किसी भी इन्फेक्शन से फाइट कर रही हो, और जब डब्ल्यूबीसी का नंबर बढ़ जाएगा बॉडी में तो साफ सीधी बात है बॉडी का टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा और पेशेंट को एक माइल्ड फीवर होगा और इसके बाद पेशेंट को स्वेटिंग भी होगी।
नाउ अब हम बात करते हैं डायग्नोस्टिक फाइंडिंग की या इन्वेस्टिगेशन की कि क्या क्या चीज़ें हम इन्वेस्टिगेट करेंगे पेशेंट में जिसको पेरिकार्डिटिस डिसीज़ होगी। सो द नंबर वन इज एकोकार्डियोग्राम। एकोकार्डियोग्राम एंड एकोकार्डियोग्राफी बोथ आर द सेम। ये एक टाइप का अल्ट्रासाउंड स्कैन होता है जिसमें हम पेशेंट का हार्ट और उसकी ब्लड वेसल्स को स्कैन करते हैं। इससे हम हार्ट में होने वाले इन्फ्लामेशन को डिटेक्ट करेंगे और साथ ही साथ इससे हार्ट अटैक से जो भी डैमेज होता है उसको भी डिटेक्ट कर सकते हैं। नंबर सेकंड इज पेरिकार्डियोसिंथेसिस। ये एक प्रोसीजर है जिसमें पेरिकार्डियम लेयर के फ्लूइड को रिमूव किया जाता है और इससे हम डिसीज कंडीशन के कॉज को आइडेंटिफाई करते हैं। नंबर थर्ड इज सीटी स्कैन यानी कि कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी स्कैन। इसमें हम हार्ट के साइज को, उसकी शेप को और उसके लोकेशन को देखेंगे। नंबर फोर्थ इज कार्डियक एमआरआई। एमआरआई स्टैंड फॉर मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। इसको भी हम इन्फ्लामेशन को डिटेक्ट करने के लिए करते हैं और साथ ही साथ हम इससे एडहेशन को भी डिटेक्ट कर सकते हैं कि जो पेरिकार्डियम लेयर है उसकी जो पैराइटल लेयर है और जो विसरल लेयर है उसमें एडहेशन तो नहीं हो रहा। नंबर फिफ्थ इज बायोप्सी ऑफ द पेरिकार्डियम। सो सिंपली इसमें हम पेरिकार्डियम लेयर में से एक टिश्यू को ले लेंगे लेबोरेटरी टेस्टिंग के लिए और इससे हम कैंसरस कंडीशंस एंड अदर डिसीज कंडीशन को डिटेक्ट करते हैं। द लास्ट वन इज 12 लीड ECG। ECG स्टैंड फॉर इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। सो ECG बेसिकली हार्ट में से आने वाले इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को रिकॉर्ड कर लेता है एंड ECG में 5 पॉइंट्स होते हैं या आप ऐसा कह सकते हैं कि 5 वेव्स होती हैं P, Q, R, S and T। सो ड्यूरिंग दिस कंडीशन आपको जो S and T वाला जो सेगमेंट है वो आपको थोड़ा सा एलिवेटेड दिखेगा और जो P and R वाला जो सेगमेंट है वो थोड़ा सा डिप्रेस दिखेगा। सो अब बात करते हैं इसके कॉम्प्लिकेशन की, यानी कि अगर कोई पेशेंट पेरिकार्डिटिस से सफ़र कर रहा है और इसको टाइमली ट्रीट नहीं करता है तो उस वाले केस में उसको और कौन कौन सी दिक्कतें आगे हो सकती हैं। नंबर वन इज कार्डियक टेम्पोनेट। ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हार्ट के जो बाहर सैक है उसमें फ्लूइड इकट्ठा हो जाएगा और वो जो फ्लूइड है उसकी वजह से हार्ट पर प्रेशर पड़ता है और साथ ही साथ इस वाली कंडीशन में जो पेशेंट है उसका ब्लड प्रेशर भी डिक्रीज हो जाता है। नंबर सेकंड इज हार्ट फेलियर। सो ये वाली कंडीशन पेशेंट में तब देखने के लिए मिलेगी जब उसको एडहेसिव वाला पेरिकार्डिटिस होगा, क्योंकि इसके बाद वेंट्रिकल फिल नहीं होते और ब्लड भी आगे पंप नहीं होगा। सो अब बात करते हैं इसके मेडिकल मैनेजमेंट की, यानी कि कौन कौन सी मेडिसिन हमें प्रोवाइड करानी है पेशेंट को। नंबर वन इज एनाल्जेसिक्स। एनाल्जेसिक ड्रग्स पेन रिलीवर ड्रग्स होती हैं तो इनको हमें तब प्रोवाइड कराना है जब पेशेंट के चेस्ट में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा हो। इन्फ्लामेशन के लिए हम नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स देंगे, फॉर एग्जाम्पल एस्पिरिन एंड इबुप्रोफेन। पेशेंट को एंटीबायोटिक्स प्रोवाइड कराएंगे, फॉर एग्जांपल पेनिसिलिन। अगर पेशेंट को वायरल इन्फेक्शन की वजह से पेरिकार्डिटिस होता है तो उसको एंटीवायरल ड्रग्स प्रोवाइड कराएंगे। अगर फंगल इन्फेक्शन की वजह से होता है तो उसको एंटी फंगल ड्रग्स प्रोवाइड कराएंगे। इन केस जो पेशेंट है उसकी डिसीज कंडीशन बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाए और जो पेशेंट है वो नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स के लिए रिस्पॉन्ड न करे, सो उस वाली कंडीशन में हम उसको कॉलचिसिन वाली ड्रग देंगे जो कि एक कॉर्टिकोस्टेरॉइड ड्रग है। सो नेक्स्ट अब हम बात करते हैं इसके सर्जिकल मैनेजमेंट की, यानी कि कौन कौन से सर्जिकल हम प्रोसीजर कर सकते हैं इन केस ऑफ पेरिकार्डिटिस। नंबर वन इज पेरिकार्डियल विंडो। तो इस वाले प्रोसीजर में हम पेरिकार्डियम जो लेयर है उसमें एक ओपनिंग बना देंगे जिससे कि जितना भी फ्लूइड उसमें कलेक्ट हो रहा है, जितना भी फ्लूइड एक्यूमुलेट हो रहा है उसको ड्रेन आउट कर सके। नंबर सेकंड इज पेरिकार्डियक्टमी। इस वाले प्रोसीजर में हम पेरिकार्डियम लेयर में से वो वाली पेरिकार्डियम लेयर को रिमूव कर देंगे जिसमें कि इन्फ्लामेशन हो रहा हो। सो लास्टली अब हम बात करते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट की कि क्या क्या चीज़ें एक नर्स को मैनेज करके रखनी चाहिए ड्यूरिंग अ पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम द पेरिकार्डिटिस डिसीज। सो सबसे पहले पेशेंट को एनाल्जेसिक ड्रग प्रोवाइड करानी है जिससे कि जो पेशेंट है उसका पेन रिड्यूस हो जाएगा। नंबर सेकंड इज पेशेंट को एक कंफर्टेबल पोजीशन प्रोवाइड करानी है और उसको साथ ही साथ साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड कराना है। नंबर थर्ड, पेशेंट को कार्डियक टेम्पोनेट के लिए अलर्ट करना है। कार्डियक टेम्पोनेट क्या होता है ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कॉम्प्लिकेशंस में। पेशेंट के हार्ट को मॉनिटर करना है, देखना है उसका जो हार्ट है वो ढंग से ब्लड को फ्लो कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, कहीं हार्ट फेलियर की कंडीशन तो नहीं आ रही है, इसको हमें रेगुलरली चेक करना है। लास्टली हमें पेशेंट की एक्टिविटीज को रेस्ट्रिक्ट करके रखना है जब तक उसका जो पेन है और जो फीवर है वो खत्म ना हो जाए। होप करता हूँ आप सभी को सब कुछ समझ में आया होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।